सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल बेसिक क्लास से। आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी एक क्लास हो भी चुकी है। अगर अभी तक वो किसी ने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको क्लास को जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, जो आप फर्स्ट क्लास कह सकते हो आप नंबर सिस्टम की, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आप देखेंगे हमने जो पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। उसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो बातें करेंगे वो थोड़ा आगे चलेंगे, आगे देखेंगे रेशनल नंबर की कुछ और प्रॉपर्टी है, कुछ और रेशनल नंबर के बारे में बातें करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इनसे रिलेटेड जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाई को, जो भी पढ़ने वाला है सभी तक फैला दो, ये स्टेटस पे लगाओ, सब जगह ग्रुप में भेजो। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। आज जो बात करेंगे रेशनल नंबर तक हमने जो बातें कर ली थी उससे आगे चलेंगे। तो ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देखिए, अब जो बात करेंगे वो मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर के। लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी याद रखने के लिए, पी अपॉन क्यू और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रहेगा आपका। अब देखो, मैं आपको एक डिवाइड देता हूं, ये मुझे बताना, 2 से मैं अगर 9 को डिवाइड कराता हूं तो 2 4 जा 8, 1 यहां पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 जा 10। ये मेरा डिवाइड यहां पे कंप्लीट हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा है ये मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो मतलब क्या है, क्यू मेरा 0 के बराबर नहीं है। सिंपल सी बात, आपको दिख रहा है। तो ये कैसा नंबर है, मेरा रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर भी कैसा है, टर्मिनेट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पेस। ये देखो 5 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, मतलब एक जगह जाके टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। उसके बाद अब मैं आपको एक डिवाइड और देता हूं, जैसे 10/3। इसको कराइए डिवाइड। 3 से जब डिवाइड कराएंगे आप 10 को, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9। तो मतलब यह क्या, चलते जा रहा है। कब तक? जब तक खाली टाइम में करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि ये भी मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये भी मेरा रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि क्या कहती है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, बशर्ते क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों 0 क्यों नहीं होता है। पहली क्लास अगर आपको देखनी है तो देखिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्यों हमारे साथ 0 क्यों नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये भी मेरा रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कह देंगे हम नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। मतलब जो टर्मिनेट ना हो रहा है और रिपीट होते जा रहा है। अब आप एक बात देखेंगे कि 3 बार बार आते जा रहा है, बार बार आते जा रहा है। तो एक हम नोटेशन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में कि 3 जैसे 3.3 है,
तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। इसको देखो कि 3 बार बार आ रहा है, ऐसे पढ़ लो इसको कि 3 बार बार आ रहा है, तो क्या होगा 3.333। अगर इसको बार को हटाते हैं तो ये आगे तक चलता जाता है, कहां तक? इन्फिनिटिव तक। याद रह जाएगा कि अगर किसी के नंबर के ऊपर बार लिखा है तो वो क्या होगा कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से एक आपके पास एक पैटर्न बन गया, क्या? कि जो मेरे रेशनल नंबर होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग होंगे, एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर है? याद रह जाएगा कि जो रेशनल नंबर होंगे टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। तो लिखेंगे अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन या तो ऐसे बन सकता है कि 10/3 दे देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि मुझे ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज का बनता है, वो लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर इसको नोट करना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं रेशनल नंबर पे लैंग्वेज के क्वेश्चंस। आपकी जो 2 एक्सरसाइज है 1.2 जो है उसमें 3-4 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस आपके रेशनल नंबर पे ही दिए हुए हैं, रेशनल नंबर और रियल नंबर्स पे दिए गए हैं। तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं आपके उसमें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लैंग्वेज पे ही डिपेंड होते हैं। क्यों? आपको वो आपसे जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब देखिए रेशनल नंबर हमने देखा कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा ऑल रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ऑल रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, नो इट मे बी नॉन टर्मिनेटिंग। आपसे पूछना चाह रहा है कि जितने भी मेरे रेशनल नंबर है वो सारे टर्मिनेट होंगे? नहीं, वो कैसे हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा ऑल रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नो इट मे बी टर्मिनेटिंग। जितने भी, हिंदी में बोलूँ मैं आपसे कि जितने भी रेशनल नंबर है वो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे? नहीं, वो कैसे हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जितने भी मेरे टर्मिनेटिंग नंबर है वो सारे रेशनल नंबर होंगे? यस और नो? हाँ होंगे। जितने भी मेरे, देखो आप जितने कोई भी नंबर ले लो, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर, वो सारा किस में आएगा? रेशनल नंबर के अंडर आएगा। फिर 4th क्वेश्चन क्या बनता है कि जितने भी मेरे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या सारे रेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया यहां से? 4 में आपको लाइन लिखता हूं, वो लिख लीजिए। ट्रू फॉल्स की टर्म में आपको कराता हूं। ऑल रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। इसका मुझे आंसर बताइएगा। सेकंड, ऑल रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। थर्ड, ऑल टर्मिनेटिंग इज अ रेशनल नंबर। 3 प्रॉपर्टी होगी। 4th में यहां पर लिख देता हूं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज अ रेशनल नंबर। अब आप इन चारों के आंसर बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पैटर्न बना दिया और पैटर्न बना के बिल्कुल ही आपकी इजीली समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिए, देखो ये आपको पता लग गया, ठीक है, और ये भी आपको पता लग गया। ये कैसे नंबर होते हैं इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, 10/3, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका कोई भी ले लो आप, 7/2 ले लो, चलो इसका एग्जाम्पल। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब मुझे इसका फटाफट आंसर बताएंगे। ऑल रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ऑल रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्या? फॉल्स। क्या लिखेंगे? इट मे बी अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो फटाफट आंसर आ जाएंगे अब इनके।
ऑल रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, फॉल्स, इट मे बी टर्मिनेटिंग, ये भी कैसा फॉल्स हो गया। फिर देखो ऑल टर्मिनेटिंग इज अ रेशनल नंबर, यस, जितने भी मेरे टर्मिनेटिंग है वो सारे रेशनल नंबर होंगे, यस राइट। तो एक एक सेकंड में क्वेश्चन होंगे आपके। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज अ रेशनल नंबर, यस, ये लो देखो। तो ये आपका क्लियर हुआ, रेशनल नंबर कंप्लीट हुआ। अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी उनको देखेंगे, उन पे क्वेश्चंस करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जल्दी से नोट करो इसको। क्लास भैया अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। जो भी 9th क्लास का स्टूडेंट है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, सभी के लिए क्लास है ये, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उसके लिए, ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी सबके सिलेबस में आती है, चाहे वो 9th का है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो किसी भी उसके लिए वो मैथ पढ़ रहा है। अब देखेंगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, वो सुनिए। अभी हम देख रहे थे कि जब हम 10/3 को डिवाइड किया तो हमारे पास एक नंबर आया 3.33333। ये कल कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा था। फिर इसको हमने क्या लिखा, इसको लिखा 3.3 के ऊपर बार लिख दिया। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं बार के ऊपर, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक टर्म लिखते हैं, उसको बोलते हैं बार, ये खींच देते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे एक नंबर दिया जैसे 3.5, इसके ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा 3.5555, ये रिपीट होता रहेगा, सिंपल। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये बताइए मुझे 4.17 के ऊपर बार है, तो यहां पे आपको बोलोगे कि क्या रिपीट होगा, 4.1717171717, ये रिपीट होता रहेगा। फोर्थ आपने देखा कि जो नंबर है 4.19, ये 9 के ऊपर बार है केवल। अब मुझे यहां पे एक चीज बतानी है आपको, देखिए कि जिसके ऊपर बार होगा केवल रिपीट वही होगा, चाहे कितने भी नंबर लिखे हो, पॉइंट से बाद में कितने भी नंबर लिखे हो, जिसके ऊपर बार होगा केवल रिपीट वही होगा, चाहे 2 नंबर के ऊपर बार हो, 3 के बार हो, चाहे 1 के बार हो। अब आप क्या होगा, यहाँ पे मेरा 1 का बार है, यहाँ पे 2 पे बार था, यहाँ पे केवल एक ही नंबर था उसके ऊपर बार था, वो रिपीट होता चला गया। यहाँ पे 17 के ऊपर बार तो 171717 रिपीट होता चला गया। अब आप क्या होगा कि 4.19 में केवल 9 के ऊपर बार है, तो कौन सा रिपीट होगा, केवल 9। क्यों, क्योंकि 9 के ऊपर ही बार है मेरा। तो क्या लिखेंगे 4.199999, ये रिपीट होता रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या, कि यहां पे देखिए, नोट करके ये लिख लीजिएगा, नोट करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता, वो देखते हैं कि बस बार आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसको एक्सपेंड करते चले जाइए। मैंने लिखा 7.17 और इस 1 के ऊपर मैंने क्या बार लगा दिया, 7.17 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो क्या मेरा ये ठीक होगा, नहीं, ये गलत है। क्यों, देखिए जब हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, तो डिवाइड में आ रहा था 3.33333 आते जा रहा था, बिल्कुल आते जा रहा था। कब तक, जब तक आप करते रहेंगे तब तक आता रहेगा। तो आपने देखा जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 3 के बाद कोई ऐसा नंबर आ ही नहीं रहा है, कोई ऐसा नंबर आ ही नहीं रहा है जो आ जाए। इसमें क्या है, 1 के बाद 7 दे दिया, कोई नंबर नहीं आ रहा। जब 3 आ गया, बार आ गया, उसके बाद कोई नंबर आता ही नहीं है। तो जब 1 के ऊपर बार आ गया तो 7 आने का तो मतलब ही नहीं होता। यहाँ पे जब मेरा 1 के ऊपर बार आ गया तो 7 का आने का मतलब ही नहीं होता, तो क्या ये गलत है। अगर हाँ ऐसे हो सकता था, 7.17 के ऊपर बार हो सकता था, लेकिन 1 के ऊपर बार है और उसके बाद 7 आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं भी आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले कि ये एक्सपेंड करके क्या ये एक्सपेंड हो सकता है, ये नहीं, ये एक्सपेंड नहीं हो सकता है। क्यों, ये गलत है। हाँ अगर हो सकता है, अगर ये हो 4.17 के ऊपर बार हो तो ये हो सकता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये आपको याद रखनी है बिल्कुल। अब कुछ प्रॉपर्टी इरेशनल की हैं, जैसे आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो हमारे रेशनल नहीं होंगे उनको छोड़कर जो भी नंबर होंगे वो हमारे कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर की 2-3 प्रॉपर्टी हैं,
वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं इरेशनल नंबर के लिए। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर वो होंगे जो रेशनल नंबर नहीं है, ना इधर भी या तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिपीट हो रहे हो, तो लिखेंगे ना इधर टर्मिनेट एंड नो रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होने चाहिए ना रिपीट होने चाहिए। पहली कंडीशन इरेशनल नंबर की, देखिए जो रेशनल थे वो टर्मिनेट हो रहे थे या रिपीट हो रहे थे, लेकिन जो इरेशनल नंबर होंगे वो ना तो टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। सर एग्जांपल बता दो, बिल्कुल बताएंगे। एग्जांपल लिखेंगे इसका, जैसे 1.01 001 0001 401, ऐसे चलता चला जा रहा है। अब देखिए कि यहाँ ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना मेरा कोई रिपीट हो रहा है। कैसे? यहाँ पे एक, इनके बीच में 1 0 थी, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। पहली प्रॉपर्टी। क्या वो नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 5.001 01 0001 401, ये मेरा कैसा है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद आपने कहा कोई और नंबर, हाँ पॉइंट से पहले कुछ भी हो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद आपको देखना है कि मेरा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पॉइंट के बाद ही देखना है आपको क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पॉइंट से पहले कुछ भी नंबर हो, ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 01 001 001। तो ये भी एक ऐसा नंबर है मेरा आगे तक चलता जा रहा है, इरेशनल नंबर है। तो ये सारे मेरे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए, ये लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी पे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी भी जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अब देखिए दूसरी कंडीशन, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल जैसे √4 क्या है भाई? देखो √4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 अंडर रूट, तो 2 ये बाहर आ गया। या 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसा मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। इनको छोड़कर जो भी है, जैसे √5 अगर बात करें तो √5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? क्या नहीं है। √6 नहीं है, √7 नहीं है। तो ये मेरे सारे नंबर ये कैसे नंबर होंगे? ये मेरे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, आपसे बोलेंगे कि मुझे ये बता दो √16 कैसा नंबर है? 16 अंडर रूट में कैसा नंबर है? रेशनल है या इरेशनल है? तो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। वो परफेक्ट जितने भी स्क्वायर होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे, ना कि इरेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जो भी मेरे नंबर आएंगे वो कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये ऊपर वाली लिख ली, चलिए नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब जो मेरे परफेक्ट क्यूब है वो भी मेरे इरेशनल नहीं होंगे। थर्ड लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल देखो, 8 एग्जाम्पल है। ये देखो 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। 8 जो है 2 का क्यूब रूट है। जब 2 का क्यूब रूट है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ना कि रेशनल। वहीं आपसे अगर पूछ ले √19 कैसा नंबर है, तो कैसा है? इरेशनल। और एग्जांपल जैसे √26 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। वहीं आप अगर आपसे पूछ ले कि मुझे ये बताइए कि 64 कैसा नंबर है? 4 का क्यूब है, क्यूब रूट आ गया, तो ये मेरा कैसा है? इरेशनल नंबर नहीं है।
तो आपसे पूछेगा क्या मेरा ये रेशनल नंबर है, नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर कैसा नंबर है, ये मेरा रेशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी थी कि ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना रिपीट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है रेशनल नंबर की, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी पाई, पाई इज अ इरेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि पाई को 22/7 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें पाई इज अ इरेशनल नंबर। अब आप कहते हो कि 22/7 तो लिख सकते हैं, और 22/7 कहेंगे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, भाई 22/7 पी अपन क्यू की फॉर्म में। देखिए ये जो पाई का मान है ना, ये 22/7 ये लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये इसकी, ये लगभग वैल्यू है। पाई का मान 3.14 और ये चलता जाता है, लगभग 5 लाख डिजिट तक निकाल चुके हैं, लेकिन पाई का मान अभी तक निकला ही नहीं है। ठीक है, क्या पाई का मान निकला नहीं है, 5 लाख डिजिट तक निकाल चुके हैं पाई का मान, लेकिन पाई की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है। टर्मिनेट होता है नहीं होता ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो पाई हमारा कैसा नंबर है, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका 22/7 जो है इसका लगभग वैल्यू है। अब आप एक चीज बताएंगे कि हमने जो नंबर्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं, रेशनल पढ़े हैं और इरेशनल पढ़े हैं। ये आपका रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी थी। ना तो रिपीट होना चाहिए ना टर्मिनेट होना चाहिए, कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फोर्थ प्रॉपर्टी पाई इज अ इरेशनल नंबर। 4 प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की पढ़ी, क्लियर है। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी आपसे पूछे थे, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब एक चीज बताइए, हमने जो पढ़ा था या तो रेशनल नंबर पढ़ लिया और इरेशनल नंबर पढ़ा है, और ये जितने भी नंबर है मेरे ये सभी पढ़े हमने रियल नंबर्स में। हमने जितने भी नंबर्स पढ़े इस दुनिया में वो कैसे नंबर होंगे, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और ये कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी फिर बनती है मेरी। 4 प्रॉपर्टी कैसे कैसे बनती है वही बनाना खुद सीखिए। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो इट मे बी अ इरेशनल। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ऑल रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, नो इट मे बी अ रेशनल नंबर। देन थर्ड प्रॉपर्टी ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सही है। तो ये आपको याद रखनी है। लिख देता हूं मैं फोर्थ प्रॉपर्टी फटाफट, आपको जल्दी से नोट करते जाइए। ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये ट्रू फॉल्स अभी करेंगे इनको। ऑल रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फोर्थ ऑल irrational number is a real number। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब इनका आंसर मुझे बताइए। देखिए ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, फॉल्स इट में बी अ इरेशनल। तो पहली प्रॉपर्टी तो गलत, ये फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स की क्रम में इनको याद करेंगे। सेकंड ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, फॉल्स इट में बी अ इरेशनल। तो सेकंड भी।
अब बताइए एक एक सेकंड लग रही है आपको, ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ठीक है। फिर ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ये भी ठीक है। लो ठीक है, तो ये मेरे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज हम जो बात करेंगे वो एनसीईआरटी की 10 वो 9th क्लास की 1.2। ये नोट हो गया था सबका? सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लें अपने और नोट्स बनाते लेके चलें। अगली बार जब आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, लेक्चर को दोबारा, तो उसमें आपको आसानी होगी समझने के लिए। आपके हैंड राइटिंग नोट्स तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। देखिए कौन सी एक्सरसाइज है, 1.2 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी 9th की मैथ और नंबर सिस्टम है आपका, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। देखिए पहला आपका दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन दिए हैं ये ट्रू और फॉल्स की टर्म में बताने हैं और आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको मैंने अभी बताया, जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया। तो एक छोटा सा क्या करेंगे, आप वो पैटर्न जो मैंने आपको एक ग्राफ से बनाया वो बना लेंगे। यहां पे लिखेंगे रियल नंबर, यहां लिखेंगे रेशनल, यहां पे लिखेंगे इरेशनल नंबर। अब मुझे बता दो पहला क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। पहला तो आपका ठीक हो गया, फर्स्ट आपका ट्रू। दूसरा पूछ रहा है एवरी पॉइंट, दूसरे को एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब आप कोई भी नंबर है आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये सेकंड आपका देखेंगे। आपने पहले नंबर लाइन पढ़ी होगी और नंबर लाइन क्या होती है, ये मेरी नंबर लाइन होती है। या 0 इधर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो। इधर नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। तो ये पूछ रहा है कि जो मेरे नंबर हैं उन सभी को, नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो बताइए सेकंड का आंसर। अरे भैया यहां देखो सेकंड क्वेश्चन इसका हो जाएगा। देखिए ये मेरे पॉजिटिव नंबर है, इनको मैं, हमने ये पढ़े हैं कि √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, √2 की √2, √3 की √3। लेकिन हमने कभी ऐसा पढ़ा है कि माइनस का √1 माइनस का √2 माइनस का √3 माइनस का √4? ये 9th क्लास में नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमारे कौन से नंबर बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसको आयोटा की फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे, देखो ये क्या होता है, जैसे आपका -7 लिखा है, आपको पहली क्लास में भी मैंने बताया था, -7 लिखा है, तो -7 को क्या करेंगे, 7 रूट इंटू माइनस का 1, तो 7 आ जाएगा रूट में, और ये जो टर्म है ये मेरी आयोटा हो जाती है, तो 7 आयोटा, ये आंसर आ जाता है। तो ये नंबर हमने 9th क्लास में नहीं पढ़े, तो कह सकते हैं कि नहीं ये फॉल्स है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी नंबर माइनस, ऐसे -5 और अंडर रूट में, कि ये कैसा नंबर है मेरा, नेगेटिव इंटीजर्स है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसको हम √m, जितने भी नंबर्स हैं हम नंबर लाइन पे √m की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन भी आपका जो ग्राफ मैंने आपने बनाया यहाँ पे इससे होगा। क्या बोल रहा है आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नो इट मे बी अ रेशनल। थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड भी आपका फॉल्स होगा। लिखेंगे बिकॉज
इट मे बी अ रेशनल। ये कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये पहला फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन थे, ट्रू और फॉल्स, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से कोई डाउट हो, कोई पूछ रहा हो तो पूछ सकते हैं। पहला पूछ रहा है कि जितने भी मेरे रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल, रेशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि जितने भी मेरे नंबर लाइन पे नंबर है क्या उनको रूट टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। पॉजिटिव तो हमने देखे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर्स हमने नहीं देखे हैं। पॉजिटिव तो अभी जो करेंगे √5, √4, √3, √2, √1, इनको क्या करेंगे आप? रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन -1, -2, -3 ये अपने नंबर नहीं पढ़े हैं। ये जाके कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो उस फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर? नो, इट मे बी अ रेशनल। तो लिखेंगे बिकॉज इट मे बी अ इरेशनल नंबर, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है। अब जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कि मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर का पता है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सोन। ये क्या है मेरे सारे? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे। अब आपसे पूछ रहा है कि जितने भी मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर मैंने क्या स्क्वायर रूट लगाऊं तो मेरे क्या सारे इरेशनल नंबर होंगे? अब देखते हैं। मैंने इसका √1 का लगाया, इसका लगाया, सबके क्या करें मैंने रूट लगा के देखा। और भी आप देख सकते हैं किसी का भी। तो देखिए √1 का 1 होगा, ये क्या होगा? √2 ही रहेगा, ये √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये √5 रहेगा, √6 रहेगा, √7 रहेगा। तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये जो नंबर है मेरा 1 और ये जो नंबर है मेरा 2, ये मेरा कैसा नंबर है? 1 और 2 कैसा है? रेशनल नंबर। बाकी जो मेरे नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। ये सब मेरे कैसे हैं? इरेशनल नंबर। तो आपको दो चीजें नजर आई। जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स का मैंने स्क्वायर रूट लगाया तो देखा कि कुछ नंबर तो मेरे रेशनल आ रहे हैं, कुछ नंबर इरेशनल आ रहे हैं। तो क्या कौन कौन से? ये वाला नंबर और ये नंबर मेरे क्या हुए? रेशनल नंबर आए। तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे नो, √4 is a positive integer and it is a रेशनल नंबर। जो √4 है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। देख लो भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है? 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। आपको बताया मैंने पहले। उसके बाद मैंने उसका रूट लगा के देखा कि मेरे जितने भी वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या वो सारे इरेशनल हो सकते हैं? नहीं। हमने देखा कि जो √1 है, √4 है, ऐसे हम देख सकते हैं √8, √9। √9 को देखो यहाँ पे कितना? 3। ये कैसा नंबर आएगा? इरेशनल है, इरेशनल है? ये रेशनल नंबर है। तो मेरे कुछ नंबर्स रेशनल मिल रहे हैं, कुछ नंबर इरेशनल मिल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होंगे सारे, क्या रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे कि √4 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, √9 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, आपको रूट एक एग्जाम्पल ले रहा है और एग्जाम्पल लिख के कह सकता है इट में बी अ रेशनल नंबर। अब जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3rd। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? मतलब √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये आपको समझना है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी जो आपका रूट के वैल्यू निकालनी है वो निकाल लोगे बड़े आराम से। देखिए, उससे पहले कुछ चीजें समझनी है। 0 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ही लिख लेते हैं। अब 0 में क्या है, अगर मैं 0 का रूट करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का रूट करूंगा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का रूट करूंगा अभी नहीं पता क्या आएगा। 3 का रूट करूंगा नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 4 का पता है रूट करूंगा। 4 का तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रूट 5 का नहीं पता। तो हमें पता किसके करने हैं, जिनके हमको नहीं पता है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके हमें क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। ये आपसे कह रहा है कि वैल्यू भी पता कैसे करनी है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताओ। ये नहीं है कि आपने उसको किसी और मेथड से कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। अब उसके लिए कैसे करें, देखिए 0 के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, 0 तो भाई साहब हीरो है, इसका तो हमें कुछ नहीं करना। जहां 0 दिखा रूट में 0 ही है मतलब। फिर 1, 1 का तो 1 ही होता है। अब किसका निकालना पड़ेगा, हम 2 का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय वेल डिफाइंड स्टेप है, एक एक स्टेप बाय चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये ले लो, लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद कोई पॉइंट आपने यहां पे ओ मान लिया, ये ऊपर मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लेना, ये मैं हटा देता हूं। अब 1 सेंटीमीटर किसका निकाल रहे हैं हम, रूट 2 का निकाल रहे हैं। अब क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। रूट 2 में क्या है, मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 और 1, मतलब 1 और 1 मिलके क्या होता है, मेरा 2 बनता है। और रूट अगर मैं लगा दूं तो रूट 2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ओ पॉइंट माना है वहां से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक पॉइंट कर लिया। ये मेरा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ये कोई पॉइंट आपने ए मान लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाया और 1 सेंटीमीटर और ले लिया। ये यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने बी ले लिया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो ये कितना मेरा, ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 1 1 सेंटीमीटर क्यों लिए, क्योंकि मेरे को 2 लाना है, रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। और 2 कैसे आता है, 1 और 1 से ही तो 2 आता है मेरा भाई, 1 और 1 से ही 2 आता है। अब क्या करूंगा, ये जो मेरा लाइन है इसको मैं यहां से मैच करा दूंगा, ये हो गया। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या, ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें आपको ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हाइपोटेनियस लगा के। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे बिल्कुल स्टेप वाइज, इन ट्रायंगल ए ओ ओ ए बी में तो लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, ओ बी का स्क्वायर, बिल्कुल स्टेप बाय चलेंगे। बेस कितना है मेरा, ओ ए। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर। सिंपल है। अब इनकी वैल्यू रखो, ओ बी की वैल्यू आपको पता है नहीं, क्योंकि फाइंड आउट करनी है। ओ ए की वैल्यू पता है 1 सेंटीमीटर, प्लस ए बी की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है 1 सेंटीमीटर। इनका क्या है, स्क्वायर है। एक एक स्टेप लेके चलूंगा, कोई डाउट नहीं रहने का है। यहाँ पे 1 + 1 और ये इधर ओ बी का स्क्वायर है। ओ बी मेरा कितना आ गया, 1 और 1 कितना आएगा, √2। ये 2 हो जाएगा, ये रूट जाएगा, स्क्वायर जाएगा, रूट हो जाएगा इधर। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरी हाइपोटेनियस ओ बी फाइंड आउट आई है वो मेरा √2 आई है।
जो मेरी OB निकली है वो मेरी √2 निकली है, सिंपल है। अब आपको √2 की वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को लेंगे इस तरह से, यहाँ एक यहाँ पे रखेंगे, एक पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। और यहाँ पॉइंट को आप मान लीजिए C पॉइंट मान लो। तो O से लेके C तक की डिस्टेंस क्या करेंगे आप, मेजर करेंगे। O से C तक की डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू के बराबर आएगी, √2 की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, जो 1.414 के आसपास आती है आपकी वैल्यू। अब आप क्या हो गए कि ये तो √2 का है, हमें तो √5 का निकालना है। कह सकते हैं बिल्कुल जायज आपका क्वेश्चन कि आपने तो √2 का निकाल दिया। भैया जब √2 का निकलेगा, √2 के बाद √3 का, √4 का, √5 का, ऐसे निकालना है। अब क्या होगा कि वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल बताएंगे। तो क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको आप आगे बढ़ा दो, ठीक है। यहां से फिर 90 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे, चलो ठीक है। उससे फिर आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का ये आपने एंगल बना दिया। अब आपको क्या, √2 निकल गया, √5 पे पहुंचना है। √5 से पहले क्या आएगा, √4 आएगा, और √4 से पहले क्या आएगा, √3 आएगा, और √3 से पहले क्या आएगा, √2 आएगा। तो मेरा √2 तो कंप्लीट हो गया। अब √3 का बनाना है। अब √3 बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए एक तो, मतलब मैं कह सकता हूं मैं कि मेरा 3 के लिए 2 और +1 चाहिए। भाई मेरे पास 3 जब होगा जब 2 और 1 मिल जाए। कोई और कंडीशन आपकी नजर में है तो बताओ। मेरे पास केवल एक ही कंडीशन है, अगर मेरे पास 2 और 1 मिल जाए तो मेरा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और उसका मैं रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सिंपल है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरा देखो, यहां से जब मैं 90 डिग्री बनाऊंगा और 1 सेंटीमीटर में क्या करूंगा, ये ले लूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट D मान लिया, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से अगर मैं इसको ये मैच करा दूं, ये देखो ये लाइन मैंने क्या करा दी, मैच करा दिया। तो √2 क्या है, ये जो साइड है आपकी, ये में √2 तो ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो मेरे पास 2 भी मिल गया और 1 भी मिल गया, तो इसका निकाल सकते हैं, लगा दो। अब ट्रायंगल OBD में लगाओ, इन ट्रायंगल OBD में क्या लगाएंगे, वही पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो लिखो OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर, भाई ये निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली, इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। OB कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना का, 2 आ गया, प्लस 1 कितना आ गया, 3। इधर OD का स्क्वायर चल रहा है, तो OD बराबर कितना का भैया, √3। तो आप एक वैल्यू आपके पास आ गई कि पाइथागोरस अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूं, कौन से वाले ट्रायंगल में भैया, इस वाले ट्रायंगल में मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस लगाई तो मेरा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई भैया मेरी, √3। अब वही फिर सब करना है, यहां से लो और यहां से लो, ये लो। यहां पे पॉइंट मैंने क्या कर लिया, E मान लिया कोई, ये मेरा पॉइंट E है। तो ये जो E है ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। E पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। कितनी वैल्यू आएगी, 1.732 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। अब क्या हो गया कि मेरा √3 भी कंप्लीट हो गया, चलो √2 √3 कंप्लीट हो गया। अब किसका, √4 का। और √4 के लिए मेरे क्या चाहिए, √4 के लिए 3 + 1 चाहिए ना भैया, 3 + 1 चाहिए, बिल्कुल। अगर मेरे पास 3 और 1 मिल जाएंगे तो मेरे पास √4 की वैल्यू आ जाएगी। अब √4 का कैसे बनाए इस पे, तो √4 के लिए फिर वही करना है, फिर 90 डिग्री बनाओ। अब ये वाली लाइन आगे बढ़ा दो, वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो एंगल बनेगा वो इससे बनेगा, ये वाली लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, इस पे फिर मैंने 90 डिग्री का बनाया। ये 3 है, और 3 के लिए मुझे कितना, 3 + √1 चाहिए, जब तो मेरा क्या बन सकता है, √4 बन सकता है। फिर 1 सेंटीमीटर कट कर लिया यहाँ पे, फिर उसको यहाँ पे मिलाया,
ये 1 सेंटीमीटर, ये डी ई एफ मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, ये जो निकलेगा ये 4 के बराबर निकलेगा, और 4 का आपका कितना आ जाएगा, √4 के बराबर। √4 कितना होता है 2, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा ये इस तरह से। फिर वही वेल डिफाइंड स्टेप है, वही करना है। यहाँ पे पॉइंट क्या मान लिया आपने, जी, और जी जो करेगा ये √4 को करेगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका √5। अब जाके निकल सकता है √5। √5 के लिए क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसको फिर आगे बढ़ाओ, इस पे फिर एक, क्योंकि √4 के लिए √4 + 1 चाहिए भाई, √4 + 1 ही तो चाहिए, जब तो मेरा क्या होगा 5 बनेगा। तो मैंने इसको फिर 90 डिग्री और 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, इसको फिर मैंने यहाँ पे ये मिला दिया। मिलाना ओरिजिन से, ये जहां पे आपने एक इनिशियल पॉइंट माना था, ये जो है आपका √5 आएगा, और √5 जो है आपका, फिर इसको आप ऐसे लाएंगे, ये यहाँ पे यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे FGH, और ये जो आई पॉइंट है, ये जो आई पॉइंट है, ये आपका जो आई है ये रिप्रेजेंट करेगा √5 को। और इसकी वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो √5 के इक्वल आएगी। अब इतना झमेला हो गया, अब कैसे करेंगे, इतना झमेला हो गया, कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले √2 फाइंड आउट करो। √2 में 1 सेंटीमीटर ये लो और 1 सेंटीमीटर ये लो, सिंपल। 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ये कितना पाइथागोरस लगा के कितना आ जाएगा 2 रूट में। यहां से कंपास रखो यहाँ पे, और यहां से इसको करो और इस तरह से एक आर्क लगा दो। ये जो आएगा यहाँ पे जो कट करेगा लाइन को, ये मेरा होगा किसके बराबर, √2 के बराबर। ये डिफाइन करता है सी पॉइंट कि यहाँ पे कौन सा होगा, √2 की वैल्यू होगी। इतना तो समझ में आ गया आपके, मान लिया। अब क्या हो गया कि √3 बनाना है। √3 के लिए मुझे चाहिए 2 और 1। मैंने ये जो लाइन आपकी √2 वाली थी, इसको मैंने क्या करा, आगे बढ़ा दिया और उस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, उस लाइन पे 1 सेंटीमीटर कट कर लिया, और वहां से ओरिजिन पे ओ पॉइंट पे मैंने इसको मिला दिया। फिर मैंने पाइथागोरस लगाई, फिर मैंने इसको ऐसी करा, फिर ऐसे यहां तक कंपास में भरा, फिर मैंने एक आर्क लगा दिया। वही करना है, √3 निकल गया। फिर ऐसी मैंने 1 सेंटीमीटर, फिर इसको कट करके 90 डिग्री बढ़ा दिया। भाई 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 सेंटीमीटर का तो आ गया। ऐसे ही मैंने √5 का करा। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे ये बता दो कि क्या हम इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसी वैल्यू है जिनका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनका इतना लंबा जोड़ा ना करके छोटा सा करें और आंसर आ जाए। वो कैसे होगा, अब देखो भाई, मेरे पास √5 है, मैं इसका डायरेक्ट बना सकता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट। और मैं √2 का भी मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ। कैसे, अब आप क्या होगा कि √3 का क्यों नहीं बना सकते भैया, मुझे ये बताओ √3 का डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा। √3 का बनाने के लिए तो मुझे √2 की जरूरत पड़ी थी ना, पड़ी थी। यहाँ देखो जब 3 का हमने कैलकुलेट कर रहे थे ये यहाँ पे, तो मुझे √3 के लिए √2 की जरूरत पड़ी। तो फिर हम 5 का और √2 का कैसे बना सकते हैं, देखिए √2 का इसलिए बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब √5 का कैसे बनाते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसको क्या कर लो, नोट कर लो। नए हैं समझ में, दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा से समझा दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, ज्योमेट्री है थोड़ी सी इसमें, है ना। ट्रायंगल लगाने हैं बस, कौन से ट्रायंगल में, पाइथागोरस से ज्यादा कुछ यूज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम्स के अलावा इसमें ये बस करना है। जल्दी से इसको नोट करो। अब आपको √2 का तो मैंने डायरेक्ट बनना बता दिया। अब बात करेंगे √5 का कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं। हो गया, चले चलो। आपने देखा वो इतना बड़ा चौड़ा बनाने से फायदा है कि मैं छोटा सा बना दूं और उसमें मेरा काम हो जाए, नंबर भी पूरे मिल जाए और टाइम भी कम लगे। तो देखो भाई साहब, किसका बनाना है आपको, √5 का बनाना है। अब √5 के लिए क्या होना चाहिए, या तो मेरे पास 3 + 2 होने चाहिए, 4 + 1 होने चाहिए। भाई 5 में देखो, रूट को छोड़ दो, अभी रूट को छोड़ो, ये देखो 5 कैसे बन सकता है, 3 और 2 मिला के बन सकता है 5, ठीक है। 4 1 मिला के बन सकता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर 2 + 3 को मिला लो या 1 + 4, ये भी तो अलग है, बात तो एक ही है। कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, पकड़ने तो कान ही है भाई, 4 इधर आ जाओ या उधर, क्या फर्क पड़ता है।
तो मैं क्या करा कि जो मेरा 5 बन सकता है वो मेरा इस तरह से ही बनेगा, बन गया। तो मैं अगर इसका बनाऊं तो इसमें मुझे √3 की जरूरत पड़ रही है, √2 की जरूरत पड़ रही है। इतना डिफिकल्टी क्यों लूंगा मैम, इतना डिफिकल्टी क्यों, नहीं करना है ऐसे। ये तो √3 वाला तो गलत हो गया। अब मेरे पास फिर एक वैल्यू बची, कौन सी, 4 और 1। तो अगर मैं रूट में देखूं, इन पे रूट लगा दूं क्योंकि मुझे रूट में निकालनी है। फिर क्या समझो, √5 है, एक बार रूट भूल जाओ इसका। मैंने क्या करा, अगली बार इसको ऐसा लिख लिया 5। और 5 कैसे बनता है, 2 + 3 से और 4 + 1 से। अब 5 जब बनाना है, अगर मैं इनका रूट लगा दूंगा तो रूट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत है, इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि करना होगा तो फिर ऐसे ही कर लेंगे। मेरे को ऐसे करना है 4 + 1। तो मैं क्या करूंगा, √5 इधर रूट लगा दूंगा तो क्या होगा, इधर भी रूट लग जाएगा, √4 + √1। √4 कितना होता है, 2 और +1। ये किसके बराबर बैठेगा भैया, √5 के बराबर बैठेगा, नहीं बैठेगा। अब कैसे, अब देखते हैं। अब बनाएंगे इसका डायग्राम। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक ये, इसको यहाँ पे पार्टीशन कर देते हैं। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ये मेरा कोई पॉइंट O है, O हो गया। उससे मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया, मेजर करके कोई नाम दे दूंगा A। अब क्या करूंगा, यहां से 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल बना के 1 सेंटीमीटर का क्या कट कर लूंगा, यहां पे B नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा, B। इसको यहां से ये मिला दिया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, लगाओ। इन ट्रायंगल OAB में तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, OB का स्क्वायर भाई इजिकल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। भैया OA कितना है मेरा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1, OB का स्क्वायर। तो OB कितना आ गया, √5 हो गया। ये तो इतना बड़ा कर रहे थे, ये तो इतने से में हो गया भाई, √5। ये कितना आ गया, √5। ये जो वैल्यू आई मेरी √5 तो आई है, देखो पाइथागोरस लगा दो, ये 2 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया, √5। अब जब ये √5 आ गया, √5 को क्या करेंगे, कंपास में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भरोगे और यहां से हल्के से अपने सुंदर सुंदर हाथों से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाएंगे तो क्या यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे C पॉइंट आ जाएगा। जब C पॉइंट आएगा, स्मार्ट पॉइंट मिल जाएगा आपको, यहां से प्यार प्यार हाथों से यहां से इसको ये लो, ये डिस्टेंस मेजर कर लेना, आंसर आपका सिंपल आ जाएगा। तो हमने कुछ वैल्यू ऐसी देखी कि उनका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐसी देखी जिनका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट किस किस का निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं √2 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 1 और 1 की रिक्वायरमेंट होती है केवल। √5 का निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 और 1 की रिक्वायरमेंट होगी। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा और भी कोई नंबर है जिसका हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हुई। अब भी अगर इसमें कोई डाउट आपको रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। उसके बाद सभी को क्लास शेयर करनी है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो भाई, कुछ नहीं चाहिए गुरुदक्षिणा में, इतना चाहिए कि क्लास शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो, किसी को किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो या डाउट हो, आपकी कोई क्वेरीज हो या बुक का कोई क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हो, अलग टॉपिक से रिलेटेड हो, सभी को पोस्ट करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, टेलीग्राम पे भेजिए। आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जितनी भी क्लासेस हैं वो सबके शेड्यूल व्यस्त हैं। देखिए दूसरी चीज़ें कि अभी जो क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड आ रही हैं, जल्दी ही जल्दी आपकी क्लासेस जो है वो लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लाइव स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस, जिसमें आपका जो डाउट क्लास के होते हैं वो तभी सोल्ड आउट हो जाया करेंगे। तो प्लीज़ बनाए, सभी बने रहें, जुड़े रहें हमसे साथ। तब तक के लिए पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।